अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम पढ़ने क्या वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात आएगी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम ओवरी की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो यहां हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, बहुत आराम से कराएंगे। मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मास्टरी हमें करानी है, कैसे करानी है, ठीक है, वो हमारे ऊपर छोड़ो। पर नौका में बैठना पूरे विश्वास के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ। अगर विश्वास से नौका में बैठोगे ना 100% हम टारगेट यानी पार कर लेंगे, ठीक है। और अगर जरा भी विश्वास डगमगा रहा है तो नौका में मत बैठना, ठीक है। सारा खेल विश्वास का है, बिलीफ सिस्टम का है, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है बिलीफ सिस्टम कितने तगड़े तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वापस स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम ये समरी बता रहा हूं कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन दोनों को कवर करेंगे, पहला टारगेट हमारा ये दोनों ही है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अच्छा, मेल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस, और फीमेल में हम पढ़ने वाले हैं ओवरी। फीमेल में पढ़ने वाले हैं हम ओवरी, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्टिस में हमारा टारगेट क्या होगा? टेस्टिस के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी में क्या पढ़ेंगे हम? oogenesis, oogenesis, ठीक है। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करता हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करता हूं, किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहां क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहां किसका फॉर्मेशन होगा? oogenesis के अंदर, oogenesis के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ओवा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट बनेगा। मतलब सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर हम? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करके पढ़ेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसका वेटेज 3 क्वेश्चंस का है, जिसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने वाले हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें हम टेस्टिस कवर करने वाले हैं, फीमेल में ओवरी कवर करने वाले हैं। टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में हम सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे, गैमीट बनते कैसे, मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर मेटोजेनेसिस कैसे होती है। ऐसे ही ओवरी में हम पढ़ने वाले हैं oogenesis कैसे होती है, आप समझ रहे हो। तो इस पर मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। फाइनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके बाद पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, कि मेल और फीमेल गैमीट किस तरीके से फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यानी यहां हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पूरी मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो डिप्लॉयड होता है उससे एम्ब्रियो बनेगा। पर एम्ब्रियो से पहले क्या होगा? इम्प्लांटेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट में डिप्लॉयड जाइगोट होता है, ये पता ही है आपको। तो अब क्या होगा? ये जाइगोट छोटे से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। दिस कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ये कैसे बनता है पूरी मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। अगर ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम की बात करते हैं तो आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हो। एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, अंदर एक कैविटी बन जाती है ब्लास्टोसील, ठीक है।
कुछ सेल्स एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है तो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल से जो अटैचमेंट है इसका, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद पूरा मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अगला स्टेप जो आएगा ना इसका, आएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है, समझो मेरी बात। इम्प्लांटेशन होता क्या है? इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन की अगर बात की जाए ना, तो आप जानते हो ना, इस तरीके से विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एम्ब्रियो में। स्टार्टिंग में ये एम्ब्रियो है, मान लो ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो का अटैचमेंट होगा एंडोमेट्रियम से। इस एम्ब्रियो का अटैचमेंट किससे होगा? एंडोमेट्रियम से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें भी बन जाते हैं। ये है एंडोमेट्रियम, ये है एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये अटैचमेंट हो गया। तो इस एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम से जो अटैचमेंट है, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी सबसे पहले जायगोट बनेगा, जायगोट डिप्लॉइड होता है, जायगोट के अंदर जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, इनिशियल एम्ब्रियो, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे से यूट्राइन वॉल से अटैच होगा, चिपकेगा, इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। टोटल मैकेनिज्म है इम्प्लांटेशन की। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। यानी अगला स्टेप जिसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो डिटेल्ड में, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, भाई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनता कैसे है, पूरा एम्ब्रियो जेनेसिस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नहीं पहले मंथ में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, ऐसे ही 9 मंथ का पूरा पीरियड होगा एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। यानी ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो वाला मैकेनिज्म आएगा, इसमें आप पढ़ने वाले हो आगे जेस्टेशन पीरियड, जो कितने टाइम का होता है, 9 मंथ का होता है। 9 मंथ का एक पीरियड होता है, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड, आप उसके बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 मंथ में डिवाइड किया है। तो किस मंथ में क्या चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो पूरा का पूरा आप यहां समझने वाले हो, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जब मैच्योर हो जाता है एम्ब्रियो, ठीक है, तब एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू बाहर आता है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बर्थ। जब पूरा बर्थ का मैकेनिज्म आपको बता देंगे, पार्चुरेशन मैकेनिज्म बता देंगे, ठीक है, फिर लास्ट में जब बेबी बाहर आएगा तो एक मैकेनिज्म और पढ़ाएंगे आपको, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन, ठीक है, जब बेबी बाहर आ गया तो वो क्राई करेगा, क्राई करेगा तो क्या करना होगा, उसको फीडिंग, मदर उसको फीडिंग कराती है, इसी को लैक्टेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म होगा लैक्टेशन। लैक्टेशन, ठीक है। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो चैप्टर के एंड तक चलने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करोगे, फिर फीमेल करोगे। अच्छा, इसमें जो कनेक्टिंग कुछ टॉपिक्स होते हैं, ये चैप्टर टोटली हार्मोन बेस्ड है, तो हार्मोन वाला टॉपिक 11th का है, पर मैं उस टॉपिक को यहां पर भी इंक्लूड करूंगा जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये मान के चलता हूं आपको हार्मोन आता ही नहीं है, ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उस सारे कंसेप्ट को वहां से निकाल करके यहां ऐड करेंगे, और एक एक बिल्कुल ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट नहीं होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं जब तक, ठीक है। हाँ, एक बात पर ध्यान रखना, ऐप में बहुत सारे अपडेशन होने हैं, ठीक है, आगे आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम अपडेशन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई चीजें टेक्नोलॉजी वाली होती हैं, वो धीरे धीरे अपडेट होती हैं। इन 10 दिनों के अंदर मैक्सिमम सारे अपडेशन हो जाएंगे। जो भी आप अभी जो क्वेरी कर रहे हो, बच्चे मुझे भेज रहे हैं, ठीक है, वो सारे सॉल्यूशन एकदम हो जाने हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए एकदम कूल रहना है, आपको एकदम कूल रहना है, हर चीज अपडेट होती जाएगी, और वो अपडेशन आपको बस टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा। जब भी अपडेशन आएगा, अपडेट मांगोगे, चीजें आपको एकदम आपके अकॉर्डिंग जो मुझे क्वेरी की है बच्चों ने, वो सब चीजें उसमें होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि वेब वर्जन सबसे ज्यादा बच्चों का डिमांड था, वो आ जाएगा। और ऐप में कई चीजें एकदम बिल्कुल सिंपल, आप बैच में जाओगे, बैच में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, वो चीजें भी अपडेट हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है।
तो ये सही समझ में आ रही है, क्योंकि अब टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम हमें भाई 11th भी कराना है, तो हमें टाइमली में स्टार्ट करना था, तो हमने इसलिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डिले करते हैं तो चीजें, वो चीज फिर हो ही नहीं पाएगी जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। तो वो पैरेलल अपडेशन होता जाएगा, या हम हर मतलब टोटल हर चीज प्रोवाइड कराते जाएंगे। आप टेंशन नहीं करनी है आपको किसी भी चीज के लिए, एकदम कूल रहना है, टाइमली क्लास ज्वाइन करनी है। बस 2-3 बातें ध्यान रखना, बैकलॉग मत आने देना, ठीक है। हम भी बहुत ज्यादा क्लासें नहीं लेंगे आपकी, ठीक है, ठीक है। टोटल 2 क्लास पर डे हुआ करेंगे, जिससे आपका बैकलॉग ना आए, ठीक है। बीच में आपको रिलैक्स भी रखेंगे, क्लियर है बिल्कुल। बीच में कुछ क्विज भी कराएंगे आपको, जिससे कि आप एकदम अपना बैक अपना थोड़ा रिवाइज कर पाओ, ठीक है। रिवीजन पर डे लेके चलेंगे, जैसे मेरी क्लास में तो पर डे रिवीजन होगा, ठीक है। मैं आज जो पढ़ा दूंगा कल उसको रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि कोशिश किया है और आपसे प्रॉमिस किया है कि एक एक चीज ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करानी है, तो सेट करा के ही मानूंगा, ये पक्की बात है, ठीक है। डाउट में आने ही नहीं दूंगा, फिर भी डाउट आते हैं तो उसके लिए पर्सनल केयर भी करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब अपना 100% देने वाले हैं, वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो वापस यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने वाले हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने वाले हो, ठीक है। मेल में टेस्टिस डिटेल में पढ़ाएंगे, फीमेल में ओवरी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस की बात करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बन रहे हैं और ऊजेनेसिस के अंदर ओवा बन रहे हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवा जब फर्टिलाइज करते हैं, उसकी पूरी मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एक मैकेनिज्म होती है, कह सकते हो कि जिसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, क्लीवेज। तो क्लीवेज की पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद होता है इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल या यूट्रस की वॉल से इस एम्ब्रियो का अटैचमेंट, पूरी मैकेनिज्म है, ये समझेंगे। फिर जब अटैचमेंट हो जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियो जेनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। एम्ब्रियो का बनना स्टार्ट होता है, इसके बनने का जो पूरा पीरियड होता है, ठीक है, 9 मंथ का पीरियड होता है, इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, वो पूरे का पूरा हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और फाइनली पार्चुरेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बेबी बाहर कैसे आता है, बर्थ कैसे होती है, ठीक है, किस तरीके से वो एक तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। न्यूरॉन्स और हार्मोन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे पार्चुरेशन का। फाइनली लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है वो पीरियड जिसमें मदर अपने फीटस को फीडिंग कराती है, मिल्क प्रोवाइड कराती है, वो लैक्टेशन पीरियड है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 मंथ का होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारा टारगेट है इस चैप्टर का, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, अच्छा ये इसमें चला गया है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां से हटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में सेक्स ऑर्गन के टाइप्स की बात चल रही है बेटा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझना बिल्कुल एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है एकदम क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर कट करके चलूंगा, बिल्कुल कहीं नो कंफ्यूजन, ठीक है। सेम क्वेश्चंस में भी हमारी यही रहेगी कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझना, अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई भी ऑर्गन जो गैमीटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, गैमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, पर साथ में वो सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, साथ में वो सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके बेस पर बोल रहे हो आप? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, gametes formation and secretion of sex hormone, and secretion of sex hormone,
भाई गैमीट के फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन के सीक्रेशन के बेस पर आप बोलोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक प्यारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किसके बेस पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हो? तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन होगा और फीमेल में कौन होगा, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम पूछते हैं, भाई मेल में प्राइमरी कौन होगा और फीमेल में प्राइमरी कौन होगा? इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल। तो मेल में तो आपको पता ही ना, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। भाई फीमेल में ओवरी, ये हम जानते हैं। टेस्टिस के अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है, ओवरी में भी गैमेटोजेनेसिस होती है, पर टेस्टिस का सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, यस, टेस्टोस्टेरोन का जो एक एंड्रोजन है, मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स टेस्टिस ही है, ठीक है। हाँ, स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन की बात कर रहा हूं, DHEA की बात कर रहा हूं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है, पर मेन सोर्स क्या है? आप बोलोगे टेस्टिस का रिलीज करती है, रिलीज एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, जो टेस्टिस से निकलता है। अच्छा, ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवरी से ध्यान रखना है आपको, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो फीमेल में सेक्स हार्मोन की अगर बात की जाए तो एस्ट्रोजन फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन है, साथ में प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम, डिटेल्ड में, ठीक है। टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन की बात करेंगे, और एंड्रोजन में कौन सा एंड्रोजन? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ, ये कह सकते हो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो हमने एक एंड्रोजन बना दिया क्लास, ठीक है। उस एंड्रोजन में बहुत सारे टाइप के एंड्रोजन हो सकते हैं, उसी में एक टाइप है DHEA, डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, उसी में एक टाइप है टेस्टोस्टेरोन। तो DHEA इस टाइप का एंड्रोजन कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। और टेस्टोस्टेरोन टाइप का एंड्रोजन कहां से निकलता है? टेस्टिस से। यानी टेस्टिस और ओवरी की अगर बात की जाए तो ये सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी गैमीटोजेनेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलने वाले हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहां पर, ठीक है, टेस्ट मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। क्यों होगा? समझ में आ गया ना? तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि किसके बेस पर आप बोल सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे हैं, ठीक है, नो डाउट। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं दिल से बोल रहा हूं ये वाली बात, टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, टीचर सारे अच्छे होते हैं और बच्चों को टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का टीचर क्यों ना हो। क्योंकि यार वो मतलब समझ रहे हो ना, बच्चे के लिए गलत नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता अगर बच्चे के लिए गलत, ठीक है। सच्चा टीचर होगा तो बच्चे के लिए कभी गलत नहीं हो सकता, अगर सच्चा टीचर होगा, ये बोला मैंने आपको, ठीक है। तो बच्चे के लिए कभी गलत नहीं होगा, इसलिए टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करना, ठीक है। एसबी आप ही का है, एसबी आप ही का है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप ही का है एसबी, मुझे पता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा बच्चे का हर तरीके से, ठीक है। तो बच्चों ने कहा सर फ्री फ्री फ्री, ठीक है, तो वो तो पहली प्रायोरिटी है कि बिल्कुल हम लोग तभी यूट्यूब पर भी हम लेके चलेंगे कोर्स, सोचा हमने यूट्यूब पर भी कोर्स लेके चलेंगे, ठीक है। हम थोड़ा बच्चा क्वालिटी चाहता है, डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता, बच्चा नहीं चाहता उसको ऐड और चीजों में हो, तो एक हम लोग यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐप पर चीजें लगती हैं थोड़ी सी, तो बिल्कुल मतलब इतना मतलब उसमें कि कोई भी मतलब लेके चल सकता है, तो वहां पर एक बेस्ट तरीके से कोर्स डिजाइन किया है, जो किसी भी मायने में 19 नहीं बैठेगा, ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी किसी भी मायने में, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से कंपैरिजन करोगे, बस हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन का इतना ही अंतर होता है, ऑफलाइन के अंदर टीचर आपके सामने होता है, यहां टीचर आपके सामने नहीं है, पर इनडायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है, आपके कमेंट्स, आपकी हर चीजें बहुत मतलब बारीकी से देखेंगे, ठीक है, एक एक तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे, टाइम टू टाइम आपके कह सकते हो कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है आपका टेस्ट का, वो उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और उसमें भी आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जुड़े रहेंगे आपसे, ठीक है, तब भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े ही रहेंगे।
तब भी गलत नहीं किया था, आज भी बच्चों के संग नहीं, और आगे भी कभी कहीं पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये आप ही का चैनल है, बस मैं ये कहूंगा एकदम मोटिवेट करके रहो, बस एक ही प्रतिज्ञा ले लो। ठीक है, एक ही संकल्प ले लो यार, साल सिलेक्शन निकालना है, बोर्ड के साथ सिलेक्शन निकालना है, बस यही संकल्प चाहिए, यही आपका एक, समझ रहे हो ना, दृढ़ संकल्प चाहिए कि सर इस साल निकालेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको ध्यान रखना है, आपको किसके बेस पर डिवीजन किया। अब सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी किसके बेस पे बोलोगे। अब सेकेंडरी आप बोलोगे सर यहां डिपेंड करता है मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट, यानी वो सेक्स या कह सकते हो बॉडी के वो पार्ट जो गैमीट के मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमीट। ट्रांसपोर्टेशन एंड transportation of gamete and maturation of gamete and maturation of गैमीट्स। अच्छा, किसी भी गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन और मैच्योरेशन के लिए कौन कौन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहां पर भी आप डिवाइड कर सकते हो एग्जांपल के अंदर, भाई मेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा। ठीक है, सेम वही चीज, वैसे तो हम कोई भूलने वाले तो नहीं है उसको। अगर मैं मेल में बात करता हूं और अगर फीमेल में, ठीक है, अगर हम मेल में बात करते हैं तो मेल में कौन होंगे, अब टेस्टिस के अलावा क्या होगा, एपिडिडाइमिस, और क्या होगा, वास डिफरेंस, और क्या होगा, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, एटसेट्रा। ऐसे हम फीमेल में बात कर सकते हैं, ओवरी के अलावा क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, और देखो और क्या होगा इसके अलावा, फैलोपियन ट्यूब के अलावा, यूटरस। जरा और बताओ इसके अलावा और क्या हो सकता है। ठीक है, सर्विक्स, ऑल आर सेकेंडरी, सर्विक्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन और मैच्योरेशन से रिलेटेड है, जहां पर गैमीट का मैच्योरेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप समझ पा रहे हो ना। यस यस यस, सुपर। ठीक है, तो मेल और फीमेल, मेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर इनको हम प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, पहला टारगेट हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करता हूं तो पहला समझना, मेरी एनसीईआरटी बिल्कुल लेके चल रहे हैं, मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी लेके चलूंगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ाने के दो तरीके होंगे, एक तो हर क्लास के एंड में हम एनसीईआरटी ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होगा, ठीक है, कुछ टीचर को डिपेंड करेगा कौन किसको किस तरीके से लेना है, या लेक्चर के एंड में हम पूरा एनसीईआरटी सेशन ही ले लेंगे। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी सेशन, तो ये भी रख सकते हैं। ठीक है, आज तो अभी मैंने कॉमन पैटर्न लिया है, लेक्चर के साथ एनसीईआरटी लूंगा, पर हो सकता है आगे जाकर के हम लेक्चर के एंड में पूरा एनसीईआरटी सेशन लाइन वाइज लाइन और एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो सेशन रखेंगे। ठीक है भाई, मैं तो रखूंगा जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिस एकदम खतरनाक लेवल की हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे हो, तो कुछ चीजें हम नहीं रखेंगे जो जरूरी भी है, और बोर्ड और नीट का यार संकल्प आपने भी लिया है, संकल्प हमने भी लिया है। ठीक है, कराएंगे, बेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है ये किस रीजन में होते हैं बॉडी के, तो बॉडी के रीजन की बात करते हैं तो पेल्विस रीजन होता है हमारा, पेल्विस रीजन, पेल्विक नीचे वाला रीजन। ठीक है, तो जो पेल्विस रीजन होता है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस, पेल्विस रीजन ऑफ बॉडी। पहले क्वेश्चन तो यहां बनता है। अच्छा,
क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो आप किसके बेस पे बोलोगे? अ पेयर ऑफ टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज। आप समझना, अ पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज पेयर में होते हैं, ठीक है? तो अ पेयर ऑफ टेस्टीज, एसेसरी डक्ट। तो टेस्टीज क्या हो गए यहां पर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टीज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सिंपल क्वेश्चन इसे मिल जाएगा। एसेसरी डक्ट पढ़ाने वाले हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। भाई इनमें से वो कौन कौन सी नलिकाएं हैं, समझ, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, ठीक है? इसमें से कौन कौन से जो डक्ट हैं जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में इंक्लूड होते हैं? अभी डायग्राम में डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है? पर एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। तो यहां पर आपको रटी टेस्टीज पढ़ाएंगे हम, इसके अलावा यहां पर हम आपको वासा इफ्रेंसिया पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपको एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस और वास डिफरेंस, और वास, ये चारों जो डक्ट है बेटा, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है। कई बच्चों ने पहली बार नाम सुने होंगे, चिंता की बात नहीं, अभी डिटेल्ड डायग्राम में बताने वाला हूं। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। मेल वाले पार्ट में टेस्टिस पढ़ने वाले हैं जो वन पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एसेसरी डक्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें रटी टेस्टिस आते हैं, वासा इफ्रेंसिया आती है, एपीडिडाइमिस आती है और वास डिफरेंस आती है। क्या होती हैं डक्ट, पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है? एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं ना, तो यहां आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, प्रोस्टेट, यहां आप पढ़ने वाले हो सेमेनल वेसिकल, यहां आप पढ़ने वाले हो बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स भी बोल सकते हो, काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल। ये तीन ग्लैंड पढ़ोगे आप डिटेल में। ये प्रोस्टेट होती है, सिंगल होती है, ये दोनों पेयर में होती हैं, ठीक है? ये हम पढ़ने वाले हैं यहां पर सेक्स एसेसरी डक्ट के अंदर, ये टारगेट है हमारा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, क्या पढ़ने वाले हो? नंबर 1 स्क्रोटम और नंबर 2 पढ़ने वाले हो पेनिस। ये टारगेट है हमारा मेल सेक्स एसेसरी, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है? आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने वाले हो, जिसमें आप गैमिटोजेनेसिस पढ़ने वाले हो, जिसमें आप फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हो, जिसके अंदर आप, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो, फिर इंप्लांटेशन की मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, जेस्टेशन पीरियड, देन अगेन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है, ठीक है? फिर आप सेकंड क्या करने वाले हो भाई? मेल वाला पार्ट पहले स्टार्ट करोगे, ठीक है? मेल वाले पार्ट में आप टेस्टिस कवर करोगे, फिर एसेसरी डक्ट इसमें कवर करोगे, टेस्टिस के अंदर ही आएगा। एसेसरी ग्लैंड हम आगे टेस्टिस की बात कराएंगे, जिसमें आप ये तीनों ग्लैंड आप कवर करोगे, एक सिंगल होती है, ये दोनों पेयर में होती हैं, ठीक है? फिर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ाएंगे इसके अंदर, जिसमें स्क्रोटम और पेनिस कवर करेंगे। ये टारगेट हो गया हमारा, ठीक है? ओवरव्यू, इस ओवरव्यू से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इस ओवरव्यू से ही क्वेश्चन मिल जाता है। अब एक एक करके चलेंगे, ठीक है? पहले मैं इस पूरे का ओवरव्यू डायग्राम दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अच्छा एक मिनट, ठीक है, इस पूरे ओवरव्यू को एक डायग्राम देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब समझना, पूरा ओवरव्यू का डायग्राम है, आप ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, है ना? आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ओके, ठीक है? आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बेटा, ठीक है? हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करो आप लोग, ठीक है, चलेगा। साथ साथ ड्रॉ करो, ठीक है? बस आपके हर्ट और आग आती रहनी चाहिए, ऐसे एकदम बस मजा आ जाता है, ठीक है? चलो,
ये ले लेते हैं, समझना। इतने में एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे। साइड व्यू ऑफ टेस्टिस, अच्छा एक काम करते हैं, डार्क ही कर देते हैं ना इसको। ये ठीक है, अब साफ साफ दिखेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ऐसा ना घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो अभी चीजें समझाता हूं, उसके अंदर बहुत मस्त एकदम समझ में आएगा। यस, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहां एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे हम। बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं उसके अंदर, आपको मजा आ जाएगा। वो सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड करूंगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अच्छा ऐसा होता है, यस। देखो ये है टेस्टिस, पेयर में होते हैं। ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है। अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगा ना इसका, तो अभी दिखाता हूं फ्रंट व्यू भी। पहले पूरा एकदम क्लियर करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। येलो कलर लेते हैं या व्हाइट कलर लेते हैं इसके लिए। ये यहां होगा एपिडिडाइमिस, यहां से डक्की फॉर्म में बाहर आएगा, ये ऐसे। ये बाहर निकल रही है, ये डक्ट यहां से, ठीक है। अब समझना, ये एक्चुअल में स्क्रोटम है, हम बात कर रहे हैं इसी स्क्रोटम की। और ये आपकी एबिडोमिनल कैविटी है, ये पूरी एबिडोमिनल कैविटी है, ठीक है। टेस्टिस का साइड व्यू है, साइड व्यू, ठीक है। अगर मैं फ्रंट व्यू टेस्टिस का दिखाऊंगा ना, तो ये स्क्रोटम ऐसा स्क्रोटम होगा, ऐसा। ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर दो स्क्रोटल सैक होते हैं, 1 2, और हर एक स्क्रोटल सैक के अंदर 1 टेस्टिस होगी। एक टेस्टिस इधर होगी और एक टेस्टिस इधर होगी, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो स्क्रोटम एक स्किन का पाउच होता है जिसके अंदर सेपरेट 2 चैम्बर होते हैं, जिनको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। हर एक सैक में एक और एक यानी 1 पेयर टेस्टिस होते हैं टोटल, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये साइड व्यू है, साइड से देखोगे तो आपको एक ही टेस्टिस मिलेगी, और साइड व्यू देखोगे तो सेकंड व्यू देखोगे तो सेकंड टेस्टिस दूसरी साइड में होगी। फ्रंट व्यू देखोगे तो दोनों टेस्टिस दिखेंगे, ठीक है। तो एक में हम डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना पाते हैं, तो मैं सिंगल व्यू ही दिखाता हूं शुरू से, ठीक है। इतने साल हो गए मैं साइड व्यू ही दिखाता हूं, पर एनसीईआरटी से मैं फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों एकदम तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आज बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूं उसके अंदर, बेहतरीन फैक्ट, ठीक है। लव यू टू। बस मैं यही कहता हूं, अच्छे बच्चे हमेशा, ठीक है, बस वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और कुछ भी नहीं सोचते इसके अलावा। टीचर को रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ठीक है। और टीचर भी अच्छे वही होते हैं जो दूसरे टीचर को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। बाद बाकी के ना तो वो टीचर हैं ना वो बच्चे हैं, ठीक है, वो कुछ और ही हैं फिर तो, ठीक है। आप समझ गए ना। तो टोटली फोकस्ड ऑन स्टडी, और टीचर भी बच्चे को एकदम कहेगा ओनली फोकस्ड ऑन स्टडी, ठीक है।
वही टारगेट है यार, आई हम टारगेट अपना, ठीक है, कोई ना कोई आप लक्ष्य लेकर के आए हो यार, मुझे नीट निकालना है या मुझे आगे जाकर के जेई निकालना है या जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो अपने टारगेट पर फोकस रखो, एकदम फोकस। और हम, मैं 100% कहता हूं, अगर आप सच्चे मन से अपने टारगेट पर फोकस हो, तो अगर वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी है तो आपका सपोर्ट जरूर करेगी। अगर आप सच्चे हो, आपका टारगेट एकदम सच्चा है, एकदम मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल फिक्स्ड है, तो यार वो एनर्जी आपका सपोर्ट करती है, ठीक है, 100%, वो किसी भी फॉर्म में हो, करेगी, 100% करेगी। तो हाँ, तो बात करते हैं टेस्टिस की। 1 पेयर होते हैं, बता चुका हूं मैं। टेस्टिस के ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो मैं डायग्राम में समझाऊंगा अभी। ये डायग्राम बनाना है आपको, ध्यान रखना, डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, आप समझना मेरी बात, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस होते हैं। क्यों होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होने चाहिए बेटा, इसलिए होते हैं क्योंकि टेस्टिस में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी गैमीट का निर्माण, गैमीट का फॉर्मेशन। और गैमीट के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 लो, 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इतना लो होगा तभी प्रॉपर तरीके से गैमीटोजेनेसिस होगी। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो गैमीटोजेनेसिस नहीं होगी, ठीक है। और टेस्टिस में कैंसर भी हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। इसलिए नेचर ने मैमल्स के अंदर, नेचर ने मैमल्स के अंदर टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बनाया, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर बनाया। एक बार समझ में आ गई? क्या किसके लिए? आप बोलोगे ड्यू टू मेंटेन लो टेम्परेचर विच रिक्वायर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो साइड व्यू आ गया, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस बात क्लियर है, ठीक है। कुछ चीजें मैं फैक्ट वाली बताऊंगा, यहां पर मैं ऐड भी करता जा रहा हूं। अब टेस्टिस यहां पर एक चैम्बर से अटैच है, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक, और जुड़ी होती है कुछ लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्क्रोटल सैक है, 2 स्क्रोटल सैक होंगे ऐसे ही, हल्का सा बना के छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं गुबरनेकुलम। क्या बोलते हैं इनको? गुबरनेकुलम। मैं लिखता भी जा रहा हूं, गुबरनेकुलम। और ये स्क्रोटम है, या इधर ही लिखते हैं, स्क्रोटम। और हर एक स्क्रोटम में 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, ठीक है, 2 स्क्रोटल सैक, यानी हर एक स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम बियर 2 स्क्रोटल सैक, और ईच स्क्रोटल सैक बियर सिंगल टेस्टिस। तो टोटल 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। स्किन का पाउच है स्क्रोटम, और टेस्टिस स्क्रोटल सैक से कनेक्टेड होती है, लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम गुबरनेकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुबरनेकुलम। क्लियर? बिल्कुल। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, टेस्टिस समझ में आ रही होगी। इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां पर गैमीटोजेनेसिस होती है। अच्छा, टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। अगर मैं एपिडिडाइमिस की पोजीशन की बात करता हूं, तो टेस्टिस का नीचे वाला पार्ट तो हो गया एंटीरियर, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? पोस्टीरियर। तो मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल में एपिडिडाइमिस टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट पर होता है या पोस्टीरियर पार्ट पर होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलोगे ये पोस्टीरियर, एपिडाइमिस की पोजीशन टेस्टिस के अकॉर्डिंग कहां होगी? पोस्टीरियर। तो ब्रैकेट में लिखता हूं, उसकी पोजीशन कैसे होगी? पोस्टीरियर पोजीशन है, पोस्टीरियर पोजीशन है। तो अभी मैंने 2-3 बातें बताई हैं बेटा। इट इज अ स्क्रीन, इट इज अ पाउच ऑफ स्किन का पाउच है, इसको स्क्रोटम बोलेंगे बेटा। स्क्रोटम में क्या है? बियर 2 स्क्रोटल सैक, यानी ईच स्क्रोटम बियर 2 स्क्रोटल सैक, और ईच स्क्रोटल सैक बियर सिंगल टेस्टिस, ठीक है। इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जो गैमीटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। गुबरनेकुलम समझ में आ गया इसके अंदर आपको, जो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, किससे? आप बोलोगे स्क्रोटल सैक से। क्लियर? बिल्कुल, यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस एपिडाइमिस से जो निकल रहा है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस, वास
डिफरेंस। क्लियर है बिल्कुल। तो ये समझ में आ रहा है, ये टेस्टिस है, गुबर्नेकुलम से कनेक्टेड है। स्किन के पाउच में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, क्योंकि स्क्रोटम एक नहीं होता, स्क्रोटम तो एक होता है। स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसकी पोजीशन पोस्टीरियर, इस पर क्वेश्चन आता है, पोजीशन कैसी होती है, पोस्टीरियर होती है भाई, एंटीरियर नीचे तो पोस्टीरियर ऊपर, पोस्टीरियर पोजीशन है, ठीक है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिससे एक डक्ट पास होती है या फॉर्मेशन होता है इसके पोस्टीरियर पार्ट से, इसके टर्मिनल वाले पार्ट से, एपिडाइमिस के टर्मिनल वाले पार्ट से, ठीक है। कॉइडा एपिडाइमिस बोलते हैं इसको, आगे पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, जो एंटर करती है एक कॉर्ड की फॉर्म में, एक कॉर्ड की फॉर्म में, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझना मेरी बात, ये ग्रीन कलर का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जिससे कौन पास कर रहा है, आप बोलोगे वास डिफरेंस पास कर रही है। अच्छा, अगर ये घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें आपको नेक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये छोटी सी कैनाल बनी हुई है। क्वेश्चन आएगा, स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी। तो स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने के लिए कैनाल होती है, इसको इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंग्विनल कैनाल। में लिख देता हूं, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि टेस्टिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियो था ना, तो एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं। 7 मंथ का जब बेबी हो जाता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, फीटस हो जाता है, तब ये इस कैनाल से होती हुई नीचे आती हैं स्क्रोटम के अंदर। समझ रहे हो ना, तो डिसेंडिंग होती है, तब तक तो ये कैनाल खुली होती है, जब डिसेंड कर जाते हैं अंदर, तब ये कैनाल क्लोज होती है। बाद में डिसेंडिंग के बाद इस कैनाल की क्लोजिंग होती है। डिसेंडिंग के बाद इस कैनाल की क्या होती है, क्लोजिंग होती है। डिसेंडिंग के बाद इस कैनाल की क्लोजिंग होती है, बंद हो जाती है कैनाल, ठीक है। एक बात समझ में आई, बहुत आराम समझा रहा हूं, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है, जो आपको समझ में ना आए। स्क्रोटम समझ में आ रहा है, टेस्टिस समझ में आ रही है, गुबर्नेकुलम समझ में आ रही है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस समझ में आ रहा है, इसकी पोजीशन पोस्टीरियर साइड में होगी। इससे जो डक्ट निकलेगी, इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। ये वास डिफरेंस अकेली एब्डोमिनल कैविटी में एंटर नहीं करती है, ये ऊपर वाली कैविटी को क्या बोलोगे, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में अकेली डक्ट ही नहीं जाती, ये डक्ट एक कॉर्ड की फॉर्म में जाती है। किसकी फॉर्म में, कॉर्ड समझते हो, कॉर्ड, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये समझ लो कि इसे यहां दिख गया, हाँ, ठीक है। जैसे समझो ये वायर है, ये पूरी कॉर्ड है, वायर क्या है, पूरी कॉर्ड है, समझना मेरी बात। इस कॉर्ड के अंदर कोई एक वायर नहीं है, इस कॉर्ड में ढेरों सारे वायर हैं जो इन सारी पिन से कनेक्टेड हैं। अगर कॉर्ड को कट करोगे ना, तो इस कॉर्ड के अंदर ढेरों सारे वायर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर रहा है। इस कॉर्ड के अंदर एक तो वास डिफरेंस होगी, कुछ मसल्स भी होते हैं, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, एक कैपिलरी, समझ रहे हो ना मेरी बात, लिम्फ वेसल्स होती है, एक नर्व भी होती है। समझ रहे हो, ये सबसे मिलने से एक मोटी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस ग्रीन कलर की कॉर्ड को स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ होगा। मैं लिख भी देता हूं, थोड़ा आइडिया भी रहेगा आपको, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आप लिख सकते हो सर, यहां पर एक तो होगी वास डिफरेंस, वास, और क्या होगा सर, इसके अलावा आप यहां बोल सकते हो वास डिफरेंस के अलावा, ठीक है, एक आर्टरी होगी, एक वेन भी होगी, एक लिम्फ वेसल्स भी होंगे, ठीक है, एक नर्व भी होगी। ये सब मिलकर के कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्लियर है बिल्कुल। और यहां से इस कैनाल से होती हुई ये कहां एंटर करती है, एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी। समझ रहे हो।
अब इंगुइनल कैनाल से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है। आपने कभी रेलवे स्टेशन पे देखा है कुली को जो सामान उठाता है, वो एक गमछा गमछा जरूर रखता है अपने कंधे पर, एक देखो गमछा रखता है कंधे पर, ठीक है। देखा होगा ना, हमेशा एक गमछा होता है, गमछे को लेते हैं ये लोग हमेशा, ठीक है, हमेशा कंधे पे डाल देते हैं बड़ा सा गमछा इस तरीके से। हाँ भाई उठाना है सामान तो क्या करते हैं, गमछा उतारते हैं और उठा के कमर पर बांधते हैं तेजी से, बस तेजी से कमर बांध लेते हैं, फिर उठाते हैं आपके सामान को, देखा होगा। या कभी आप किसी गल्ले को लेने, लाइक गेहूं चावल, इनकी 1 क्विंटल की बोरी होती है, 1 क्विंटल की, समझना मेरी बात। इन 1 क्विंटल की जब बोरी को लेने जाते हो ना, तो ये एक अगेन टाइट सा गमछा बांधते हैं कमर पर, तब उन बोरी को उठाते हैं। या छोड़ो, आपने वेट लिफ्टर को देखा है, वेट लिफ्टर हमेशा जब भी वेट लिफ्टिंग करता है कमर पे एक बेल्ट बांधता है, टाइट बेल्ट, बहुत टाइट बेल्ट कमर पे बांध लेते हैं, तब जाकर के वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। या आप मतलब कहीं पर भी आपने देखा होगा, आप जिम में गए होगे, जिम में अक्सर कर लो एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो भी कमर पे एक बेल्ट बांधते हैं, ठीक है। आखिर क्यों करते हैं, ये फैक्ट क्या है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर एक लेयर बन जाती है, ये लेयर बन जाती है, ये पूरी लेयर है, टिश्यूज की एक लेयर बन जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, टिश्यूज की लेयर, समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर की वजह से ये ब्रेक हो जाती है, जिससे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ना हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रेशर की वजह से कभी खुल जाएगी ना, तो ये अंदर चले जाएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर आ जाती है, और एक बल्जी अपीयरेंस बनती है, उठा हुआ पार्ट दिखता है यहां से, जिसको बोलते हैं हर्निया। हर्निया बहुत टाइप का होता है, एब्डोमिनल हर्निया होता है, मेल में भी होता है हर्निया, फीमेल में भी हर्निया होता है, ठीक है। हर्निया का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी के टिश्यू का वीक हो जाना, एब्डोमिनल कैविटी के टिश्यूज का वीक हो जाना, उसको हर्निया बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल हर्निया भी होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसी इनग्विनल हर्निया भी होता है, अगर इनग्विनल कैनाल के टिश्यू वीक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो इंटेस्टाइन इसके अंदर पेनिट्रेट करना चालू कर देती है, जिससे पेन होता है, ठीक है, और एक बल्जी अपीयरेंस आती है। इससे बचने का तरीका एक ही है, जब भी हैवी वेट उठाओ, वेट लिफ्टिंग करो, तो कमर पर आपको एक गमछा बांध लेना है, ठीक है, या बेल्ट को टाइटली बांध लेना है लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जिससे प्रेशर की वजह से कहीं ऐसा ना हो वो टिश्यू ब्रेक कर जाए। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, यस या नो। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। क्लास को 6:35 से स्टार्ट कर सकते हो क्या, कर देंगे, ठीक है। 6:35 तो नहीं, देखो डिले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर टाइम हम लोगों ने बहुत फिक्स किया है, मतलब बिल्कुल एक शेड्यूल बनाया है आपका, मतलब आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील कराने का पूरा कसम खाई है, ठीक है। प्रॉपर वे में आपका होमवर्क होगा, प्रॉपर वे में हम आपको वर्क मतलब पूरा एनालिसिस करेंगे, मतलब बहुत कुछ। ऐप में भी हमने बहुत सारी चीज क्वेरी डाली है फ्यूचर के लिए, तो वो टीम काम कर रही है, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी है यार एकदम, हम कंटेंट तो पूरा दे रहे हैं, पर उस कंटेंट को मतलब हम, क्योंकि देखो आप समझो मेरी बात, अब 2000 रुपए में 2100 कुछ 99 रुपए के अंदर, ठीक है, अब उस हम ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि बच्चे को वो फील हो जाए कि वो घर बैठे फील करे ऑफलाइन वाला, ठीक है। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग है, इनिशिएशन आपका भाई इतना ही सपोर्ट चाहिए होता है कि आप बस, ठीक है ना, बस पॉजिटिव रहो और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप पॉजिटिव हो, हम आपको अच्छी चीज दे पा रहे हैं सही ढंग से, तो यही हमारा आपका एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ठीक है, सही तरीके से। और मेन हमारी आपका जो एक संकल्प है कि यार सिलेक्शन देना है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और फालतू इधर उधर की बातें एकदम छोड़ेंगे, अब मैंने भी सोच लिया है बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपको डाइवर्ट नहीं बस कर होना है, एकदम फोकस्ड ऑन, ठीक है, स्टडी। तो मेरी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात, जहां तक कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। इसको इंगुइनल हर्निया बोलते हैं, तो इंगुइनल कैनाल से रिलेटेड एक टर्म है, नीट में नहीं पूछा जाता, ओनली फॉर नॉलेज, फैक्ट है, ठीक है, इंगुइनल हर्निया। इंगुइनल हर्निया एक फैक्ट है जो मैंने ऐड कर दिया है, इंगुइनल कैनाल से रिलेटेड है, ठीक है। हर्निया हर्निया एक टर्म है, आप बच्चे अक्सर जानते भी हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम एंटर कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अब हम एंटर कर रहे हैं कहां से, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहां जा रही है, ठीक है, आप बोलोगे एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर रही है। एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करके क्या होगा, अब कहानी आगे चलेगी, अब देखो एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं।
ठीक है, आप भी ड्रॉ कर सकते हो साथ में, बिल्कुल साथ में ड्रॉ कर सकते हो। व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। ये टिश्यू हैं कुछ, इनको इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं, जो आगे जाकर के ग्लैंस पेनिस का फॉर्मेशन करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, और अगर ऊपर भी आप जाके देखोगे ना यहां पर, तो यहां पर आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख जाएगा। ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी यूरेथ्रा का फॉर्मेशन यूरिनरी ब्लैडर से होता है, ध्यान रखना। यूरेथ्रा का जो फॉर्मेशन है ना, वो यूरिनरी ब्लैडर से है। किससे है? यूरिनरी ब्लैडर। यहां स्मूथ मसल्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है बिल्कुल? तो यूरेथ्रा का फॉर्मेशन ध्यान रखना यूरिनरी ब्लैडर से होगा। और यहां एक अच्छा ग्लैंड और दिखा देता हूं मैं आपको। एक सिंगल ग्लैंड है, प्रोस्टेट। ठीक है, सॉरी। और यहां दिखाएंगे हम इजैक्यूलेटरी डक्ट। सीधी यूरेथ्रा में ओपन करती है। ऐसे ही एक इधर भी दिखा सकते हो। ये दोनों यूरेथ्रा में ओपन कर रहे हैं। और जो ग्लैंड दिखा रखी है ना ऊपर हमने, ये एक सिंगल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल ग्लैंड होती है, ध्यान रखना, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको इससे। ये वास डिफरेंस आ गई। और यहां ग्लैंड भी दिखा सकते हो आप। ऐसे ही एक वन पेयर ग्लैंड आप यहां भी रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये वो टिश्यू हैं जो पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? पेनिस के इरेक्शन के लिए। और अगर हम बात करते हैं देखो, यहां हम टर्म यूज करेंगे, हटा देते हैं इसको। तो ऊपर वाली तो होगी एब्डोमिनल कैविटी, नीचे बाहर वाला पार्ट आ गया, ये पेनिस आ गया साइड में। ठीक है, ये यहां पर इसकी स्किन होगी, प्रीप्यूस, ये ग्लैंस पेनिस को कवर करने वाली। ठीक है, ये बीच में यूरेथ्रा होगी, दिख रही होगी आपको यूरेथ्रा। ठीक है,
तो अब यहां टोटल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है। अब हम इधर आते हैं, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, ये 3 ग्लैंड्स हो गए, ये प्रोस्टेट, ऐसे ही एक ग्लैंड इधर भी दिखा दो आप, ये ऐसे, ठीक है, 1 पेयर होते हैं। ठीक है, यहां सेमिनल वेसाइकल आ गई, ये प्रोस्टेट आ गई, और ये इधर आ गई काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल, तीनों ग्लैंड में एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। तो ये तो सेमिनल वेसाइकल आ गई, सेमाइनल वेसाइकल, ये प्रोस्टेट आ गई, ये काउपर्स आ गई, काउपर्स, ठीक है। तीनों ग्लैंड मैंने एक साथ लिख दिए, इस डायग्राम में हर चीज रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना, क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व होंगे। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमने इतना वाला पार्ट क्लियर कर लिया, इट इज अ स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये डक्ट होती है जो स्पर्म को यहां से लेकर के एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, पर अकेली नहीं करती, पूरी कॉर्ड की फॉर्म में। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जिसके अंदर इस वास डिफरेंस के अलावा एक आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं। इन सबसे मिलकर के कॉर्ड बनती है, जो एक कैनाल के थ्रू, कैनाल को क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, जो स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। फिर यहां से ये वास डिफरेंस इस ग्लैंड के साथ मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है। इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट, आप समझ पा रहे हो ना? यस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्वेश्चन आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन किस किस के मिलने से होता है? आप बोलोगे इजैक्यूलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन, आप बोलोगे सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट के मिलने से एक कॉमन डक्ट बनती है, इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। जो कहां पर ओपन करती है? एक कॉमन डक्ट में ओपन करती है, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और मेल में इस यूरेथ्रा को हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यानी वो डक्ट जिससे यूरिन भी पास होती है, यूरिनरी ब्लैडर से, जिसे टेस्टिस से सीमन भी पास होता है, यानी यूरिन और सीमन दोनों के लिए जो कॉमन डक्ट है, इसी कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो जेनाइटल डक्ट, आप समझ में आया? दोनों की कॉमन डक्ट होती है यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो यूरेथ्रा समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहां आपको ये टिश्यू दिख रहे हैं और एक यूरेथ्रा के अराउंड टिश्यू दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में वो टिश्यू हैं जो पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पेनिस का जो इरेक्शन होता है वो इन 2 टिश्यू पर डिपेंड होता है। एक पेयर में दिख रहे होंगे, एक सिंगल होंगे, यूरेथ्रा के अराउंड है, और आगे जाकर के एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्लियर? बिल्कुल। तो इनको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। डिटेल्ड में हम पेनिस में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इनको? इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। अब ये इरेक्टाइल टिश्यू आगे जाकर के जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, भाई नॉर्मल स्ट्रक्चर किस चीज का है? जो स्ट्रक्चर तो पेनिस का है, पेनिस। और पेनिस में जो टिप दिख रही है ना, इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और यहां पर जो स्किन दिख रही है, जो उसको कवर कर रही है, इसको प्रिप्यूस बोलते हैं, प्रिप्यूस, या फोर स्किन भी बोल सकते हैं उसको, फोर स्किन, ठीक है। और यहां जो ओपनिंग होती है ना, यूरेथ्रल मिएटस, या यूरेथ्रल ऑरिफाई भी बोल सकते हो, या मिएटस भी बोल सकते हो, या ओपनिंग भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी की सारी मैंने बातें बताई दी हैं आपको।
तो ये पूरा एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें सेमिनल वेसिकल देख रहे हो ना, पेयर में है 1 and 1, जिसमें प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, जिसमें काउपर्स अगेन पेयर में है। काउपर्स को बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं। काउपर्स का एक नाम और है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। तो काउपर्स को बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं, ये पेयर में है। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल अगेन पेयर में होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तीनों के तीनों मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हो गए बेटा। क्या फंक्शन है डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यूरेथ्रा समझ में आ गई। इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीमन और यूरिनरी ब्लड से यूरिन इसी से पास होती है। क्वेश्चन आएगा यूरेथ्रा का ओरिजिन कहां से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन किस किस के मिलने से होता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट के मिलने से बनती है। वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट के मिलने से कॉमन डक्ट बनती है, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो सीमन को कहां पर ट्रांसफर करती है? यूरेथ्रा। सो इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ये टोटल पेनिस है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बस ये बता दिया मैंने, व्हाइट कलर के और पिंक कलर के जो टिश्यू हैं इनको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, जो पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पूरा पेनिस हो गया। ठीक है, पेनिस का जो आगे स्पॉन्जी पार्ट दिख रहा है इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। इसको कवर करने के लिए एक फोल्डेड स्किन होती है, इसको प्रीप्यूस या फोर स्किन बोलते हैं। पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मिएटस या यूरेथ्रल ऑरिफाइस बोलते हैं। समझ गए बेटा? तो ये पूरा डायग्राम मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं है। साइड व्यू दिखाया है। टेस्टिस की अगर बात करते हैं, टेस्टिस की अगर बात करते हैं, 1 पेयर होते हैं, आप जानते ही हो। कुछ मसल्स भी होते हैं टेस्टिस में, पर वो नीड से रिलेटेड नहीं है। बस समझो टेस्टिस में कुछ मसल्स होते हैं जो टेस्टिस के एलिवेशन के लिए, ठंडी के टाइम पर टेस्टिस को ऊपर खींच लेते हैं, गर्मी के टाइम पर टेस्टिस को नीचे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर होता है बेटा क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, और उसके फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो मेंटेन करने के लिए टेस्टिस का एलिवेशन, थर्मो रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए टेस्टिस में स्क्रोटम के अंदर और टेस्टिस के अराउंड कुछ मसल्स होते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ऑटोमेटिकली और इच्छा के हिसाब से भी ये टेस्टिस ऊपर नीचे होते रहते हैं, और बॉडी के पास, बॉडी से दूर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है, पर वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हटा दिया। फैक्ट मैंने एक ही बता दिया, इंगुइनल हर्निया। ठीक है, इंगुइनल हर्निया जो आपने समझ में आ गया होगा कि क्यों, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्लियर है यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके उठाएंगे। ओवरव्यू समझ में आ गया कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, ये पूरा मेल का ओवरव्यू आ गया, क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आ गया, यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब एक एक करके हम उठाएंगे चैप्टर की एक एक चीज, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे। अब टेस्टिस की बात करते हैं। आज टेस्टिस का मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, फिर हम टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, मैंने लिख दिया है। एनसीईआरटी कुछ लाइन मैंने ऐड कर दी है, जो एनसीईआरटी से भी उठाऊंगा, पर काम की थी। क्वेश्चन आ सकता है, सारे जितने भी ऑर्गन होते हैं बॉडी में, मोस्टली ऑर्गन, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। कई बच्चे मीजोडर्म नहीं जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आगे इस चैप्टर में बताने वाला हूं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन 3 लेयर से होता है, एक्टो, मीजो, एंडो। ठीक है, 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। इनको जर्मिनल लेयर बोलते हैं। ठीक है, इन 3 लेयर से पूरी बॉडी बनती है। तो उसमें जो मीजोडर्म होती है उससे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, अगर टेस्टिस की हम साइज एंड शेप की बात करते हैं, ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं, तो उसकी लेंथ ध्यान रखना है आपको 4 to 5 सेंटीमीटर, ये तो याद रहेगा, ओवल शेप होती है। लेंथ ध्यान रखनी है 4 to 5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर और वेट 14 ग्राम। ये एनसीईआरटी वाले डायरेक्टली उठा लेते हैं। मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें डालूंगा इसको। ठीक है, पोजीशन टेस्टिस की मैंने बता दी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है मैमल्स के अंदर। ठीक है, पर कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे प्रोटोथीरियंस पर क्वेश्चन आता है। 11th क्लास में एनिमल किंगडम में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मैमल्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया रेप्टाइल जैसे मैमल्स थे, जैसे डक बिल प्लेटिपस, उसका बहुत प्यारा एग्जांपल था। ठीक है, डक बिल प्लेटिपस डक जैसा स्ट्रक्चर था, वो मैमल्स में आता है, क्योंकि उसके पास मेमरी ग्लैंड्स थे, जिनमें निप्पल नहीं थे बट थे, इसलिए उठा करके हमने उसको मैमल में रख दिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया।
मेटाथीरिया जिनके पास पाउच बियरिंग कंगारू, ठीक है, पाउच था, ठीक है, पाउच बेयरिंग एनिमल, ठीक है, मार्सुपियल बोलते हैं, वो मेटाथीरियंस में आते हैं। यूथीरियंस वो ट्रू मैमल्स होते हैं जिनके पास प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल, जो बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू अपने यूट्रस से जोड़ते हैं, वो एक्चुअल में यूथीरियंस हैं, ठीक है। तो वो हमने पढ़ाई ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके होते हैं, नहीं फिर हम 11th में कराएंगे इसको, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रोटोथीरियंस, इनिशियल मैमल जो थे, ठीक है, उनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, अंदर होते हैं। एलिफेंट में भी अंदर ही होते हैं, वेल में भी अंदर ही होते हैं। आपको सर मैमल्स में तो बाहर होनी चाहिए। ये कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूरिंग इवोल्यूशन अपने अंदर चेंज किए। क्या चेंज किए? उन्होंने टेस्टिस के अराउंड एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाया। वो एक ऐसा मैकेनिज्म था जो टेस्टिस को बॉडी के अंदर रखते हुए भी कूल करने में कैपेबल है। यानी बॉडी के अंदर रहते हुए भी उस मैकेनिज्म की वजह से कूल्ड रहते हैं। यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है वो मैकेनिज्म। जिसने उस मैकेनिज्म को बना लिया उनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, और जो इस मैकेनिज्म को नहीं बना पाए उनमें टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ये नहीं भूलना, लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, किसके लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उसमें एक ये क्वेश्चन इस पर आता है, प्रोटोथीरिया एक ही केस है, प्रोटोथीरियंस, डकबिल प्लेटिपल्स, मैमल्स में ये एक ऐसा केस है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एलिफेंट, वेल एटसेट्रा और भी एग्जांपल है, ठीक है। चलो पोजीशन समझ में आ गई। अब 2-3 पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है पर कंसेप्चुअल हैं, क्योंकि आगे जाकर के जब मैं हार्मोनल रिलेशन समझाऊंगा ना इन चीजों का, कि किस तरीके से ये कनेक्शन है, जिस तरीके से इस साल भी नीट में जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल बियॉन्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी, खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था। इस साल का पेपर लगा ना, इस साल का मतलब है 2022 का, बहुत खतरनाक लेवल क्वेश्चन दिया था। तो वो कंसेप्चुअल होते हैं, जब तक कुछ कंसेप्ट और कुछ फैक्ट तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने ऐड की है, ठीक है, लेके चलूंगा एनसीईआरटी दिखा रहा हूं मैं तरीका क्या रहेगा हमारा, पर इन फैक्ट को समझना होगा, ठीक है। द टेस्टिस ऑफ मेल बेबीज आर, ठीक है, फॉर्म्ड इनसाइड इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। इनिशियल फेज में जब फीटस यूट्रस के अंदर होता है तो टेस्टिस अंदर ही होते हैं, पर 7 मंथ, 7वें महीने के अंदर, जब भाई 9 मंथ का टाइम होता है ना, 7वें महीने में टेस्टिस बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम के अंदर आते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? सब वही समझाने वाला हूं, ठीक है, कि नॉर्मल केस में क्या होता है, मान लो स्क्रोटम है, ये इंग्विनल कैनाल है, एब्डोमिनल कैविटी है, स्क्रोटल सैक हो गए। अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां हो रहा है? आप बोलोगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब एब्डोमिनल कैविटी से इंग्विनल कैनाल के होते हुए कहां आते हैं? स्क्रोटल सैक में। एब्डोमिनल कैविटी से इंग्विनल कैनाल के थ्रू कहां आएंगे? स्क्रोटल सैक के अंदर। समझ रहे हो? इनकी डिसेंड होने की जो मैकेनिज्म है कब होती है और किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होती है? तो लिख दे रहा हूं मैं, 7 month of fetal life, of fetal life किसके इन्फ्लुएंस से होती है? ठीक है, ये तो क्वेश्चन आएगा, किस मंथ में होती है? 7 month ऑफ फीटल लाइफ, 7वें महीने का बच्चा होता तब होती है। किसके इन्फ्लुएंस से होती है? ये 2 हार्मोन होते हैं, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। एक तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एक होती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। समझाता हूं, ये टेस्टिस में समझाऊंगा उसके बारे में, थोड़ा समझो। जब फीटस 7 महीने का हो जाता है तो टेस्टिस के अंदर एक प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाती है, इसको बोलते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी। ये एबीपी भाई टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन बनते हैं, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिस में तो बनेगा। ये प्रोटीन क्या करेगी? सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन को बांध लेगी, उसको एक्यूमुलेट करेगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगी। तो उसके इन्फ्लुएंस से, समझना, एबीपी क्या काम करेगी? ये टेस्टोस्टेरोन को अपने अंदर बाइंड अप कर लेगी, और 7वें महीने में इन दोनों के इन्फ्लुएंस से टेस्टिस डिसेंड कर जाएंगे, किसके थ्रू? इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल, नीचे स्क्रोटम है।
एक छोटा फैक्ट है, बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि टेस्टिस का फॉर्मेशन तो कैविटी के अंदर ही होगा ना, इन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से ये बाहर आते हैं, ठीक है, 7 मंथ के अंदर, क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हो, थोड़ा फैक्ट पता होने चाहिए आपको, ठीक है, समझ रहे हो। और क्वेश्चन भी एक पुराने देखोगे तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है, नीट में, ठीक है, एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर क्वेश्चन इस पर आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक है, नीट में ही आया हुआ है, ठीक है, आप मिल जाएगा आपको। तो समझो मेरी बात, 7वें महीने में इन दोनों के इफेक्ट की वजह से टेस्टिस की डिसेंडिंग होती है स्क्रोटम में इनगुइनल कैनाल के थ्रू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लो टेस्टिस डिसेंड नहीं की, मान लो, बहुत सारे केस होते हैं टेस्टिस डिसेंड ही नहीं करते, तो डॉक्टर जब बेबी आता है ना, उसकी टेस्टिस चेक करता है, टेस्टिस अंदर आए स्क्रोटम में या नहीं आए, ठीक है, नहीं आए तो डॉक्टर कहता है यार एक 2 महीने में आ जाएंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो सर्जरी से उनको डिसेंड कराया जाता है, नहीं तो टेस्टिस अंदर रह जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो टेस्टिस की ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग हो जाती है, नहीं होती है तो इस केस को हम बोलते हैं, ठीक है, एक टर्म आता है, ठीक है, क्रप्ट ऑर्किटिज्म, ठीक है, क्रप्ट ऑर्किटिज्म, समझना मेरी बात। ऑर्ची मतलब होता है टेस्टिस, क्रप्टो ऑर्चिडिज्म यानी फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंडिंग इन स्क्रोटम, यानी अगर टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होते तो एक टर्म आता है क्रप्ट ऑर्किटिज्म, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, एक टर्म और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है, कास्ट्रेशन या एक टर्म पूछ सकते हो ऑर्चिडैक्टोमी, ऑर्ची मतलब टेस्टिस होता है, ऑर्ची मतलब टेस्टिस, लिख देता हूं, कहीं भी टर्म आ जाए ऑर्ची, ऑर्ची मतलब समझ लेना टेस्टिस की बात चल रही है, कहीं भी टर्म आ जाए ऑर्ची मतलब टेस्टिस की बात चल रही है। और टॉमी मतलब कुत्ता नहीं है, टॉमी मतलब रिमूव करना, किसी भी चीज के आगे टॉमी आ जाए, टॉमी, जैसे 11th में जो बच्चे पढ़े होंगे भाई, गॉल ब्लैडर की डक को कट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसके लिए, ठीक है, कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, टेस्टिस के अंदर वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, नसबंदी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ठीक है, वासेक्टोमी, किसी भी चीज जाके टॉमी लगाए, टॉमी का मतलब कुत्ता नहीं है, टॉमी का मतलब रिमूवल है, भाई किसी भी चीज को रिमूव कर देना, कट करके हटा देना, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो कभी देखा होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो मेरे टाइम पे मुझे याद है, तो खेतों में ट्रैक्टर नहीं चलते थे, उस समय बैल होते थे, ठीक है, तो बैल कैसे बनाए जाते थे, समझो, जब मेल बेबी पैदा होता था तो उसके टेस्टिस को निकाल दिया जाता था या क्रशिंग कर दी जाती थी, ठीक है, उसको नॉर्मल टर्म यूज करते थे, बधियाकरण टर्म बोलते थे, ठीक है। इससे क्या होता था, इससे उसका एग्रेशन कंट्रोल में आ जाता था, वो बहुत एग्रेसिव, क्योंकि वही सांड से बनता है, सांड हाईली एग्रेसिव, क्या सांड को आप अपने अकॉर्डिंग रन करा सकते हो, नहीं करा सकते भाई, ठीक है, जबकि बैल सीधा साधा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके टेस्टिस रिमूव कर दिए जाते हैं, क्रशिंग कर दी जाती है, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात, तो इसको कास्ट्रेशन बोलते हैं, ऑर्चिडैक्टोमी, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस या रिमूवल ऑफ टेस्टिस, क्लियर है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक, बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन क्या कहलाता है, बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं कास्ट्रेशन, इसी को बोलते हैं कास्ट्रेशन या ऑर्चिडैक्टोमी, समझ रहे, सांड का बैल में कन्वर्जन, भाई टेस्टिस निकाल दोगे तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हाईली एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसकी एग्रेसिवनेस डाउन हो जाएगी, तो उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से उसको कोलू के अराउंड चला सकते हो, ठीक है। तो एक कास्ट्रेशन एक टर्म ध्यान रखना, ठीक है, ऑर्ची मतलब टेस्टिस, टॉमी मतलब रिमूव कर देना, ठीक, क्रप्ट ऑर्चिडिज्म टर्म एक याद रखना है, दो थोड़े टर्मिनोलॉजी है याद रखने पड़ेंगे, ये एक एडिशनल फैक्ट है, पता होना चाहिए, तभी वो मैकेनिज्म समझा पाऊंगा मैं आगे, ठीक है। एंडोक्राइन पूरा मैकेनिज्म है, किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस कंट्रोल होती है, पूरा गैमेटोजेनेसिस एनसीईआरटी में दे रखा है, उसका एक्शन मैकेनिज्म दे रखा है, ठीक है, पर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो चीज सेट नहीं बैठेगी, तो मैंने ये चीज एडिशनल ऐड की है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर है, तो इस तरीके से हमारी थ्योरी वाला पार्ट फिनिश होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, और हमेशा थ्योरी पार्ट वाला पार्ट जब हमारा फिनिश होगा क्लास के अंदर, हम एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे, तरीके दो हैं, हो सकता है मैं चैप्टर के बाद एनसीईआरटी डिस्कस करूं, हो सकता है मैं चैप्टर के साथ एनसीईआरटी डिस्कशन रखूं, तो एनसीईआरटी डिस्कशन सेशन हमारा चैप्टर के साथ भी चल सकता है, क्योंकि प्रॉमिस है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की मास्टरी करानी है, ठीक है।
एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ोगे, समझ रहे हो, कुछ नहीं, सब जीरो है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब कह सकते हो जो अपने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बुक है, ठीक है, लाइक गैनोंग, टोटोरा, ठीक है, रसल, ठीक है, आप बोल सकते हो क्यूबे, पूरा इम्यूनोलॉजी ने क्यूबे से उठाई है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो बहुत भाई जितने भी बायोकेमिस्ट्री कंसेप्ट है उन्होंने लैलिंजर नेल्सन कॉक्स से उठाए, ठीक है, जितनी भी टॉप मोस्ट बुक्स है ना उनसे कट कॉपी पेस्ट की है, और उनमें तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे को इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल लगती है, इसीलिए कंसेप्ट जनरेट डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने से कभी नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब एनसीईआरटी की मास्टरी करानी कैसे इतना होने के बाद, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कंसेप्ट देंगे, फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देंगे। अब इन लाइंस की मास्टरी कराने के लिए हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है, और सेशन चलेगा उसमें भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के मल्टीपल सेशन होंगे, और फाइनली हम टेस्ट पेपर लेंगे, वहां आकर के आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितना कवर कर लिया हमने एनसीईआरटी से, बता दूं मैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन, किस रीजन में होता है, पेल्विस, हमारे पेल्विस, कूले की हड्डी जो दोनों मिलती है ना, पेल्विस, उस रीजन में होता है, ठीक है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल में क्या क्या पढ़ना है हमें, टेस्टिस 1 पेयर पढ़ने हैं, हमें एक्सेसरी डक्ट पढ़नी है जो मैं बता चुका हूं आपको, 4 एक्सेसरी डक्ट होते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड 3 होते हैं, बता चुके हैं आपको, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो अगली क्लास में पढ़ाने वाले हैं, पेनिस और स्क्रोटम पढ़ा दिया, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगला एनसीईआरटी के जब पैरा देखोगे तो एनसीईआरटी बोलती है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, इस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, पाउच में होते हैं, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर, आप बोलोगे 2 से लेके 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, आप समझ रहे हो, जो किसके लिए जरूरी है, नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, बता चुका हूं मैं, ओवल शेप होती है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, जिसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, इतनी बात मैंने बता दी आपको। टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस, अब ये वाला पार्ट हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी बस मैंने इतनी कराई है आपको, इतनी यहां तक कराई है, पर डायग्राम पूरा मैंने क्लियर करा दिया है एनसीईआरटी का। जैसे समझो मेरी बात, अगर फ्रंट व्यू साइड व्यू देखोगे तो कैसा नजर आएगा, साइड व्यू, तो साइड व्यू में इस ऊपर से, ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगी, किडनी होगी, ऊपर क्या होगी, किडनी, तो किडनी से क्या निकलेगा, यूरिटर, ठीक है, ये यूरिटर सीधा कहां जुड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर से डक्ट निकलेगी, क्या बोलेंगे इसको, यूरेथ्रा, ठीक है, ये यहां से निकली, ये पूरी यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। अब मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये साइड व्यू है तो एक और होगी 1 पेयर, तो सेमिनल वेसाइकल सिंगल आ गई, ये दिख रही है आपको, ऐसे एक और होगी, ठीक है। अब सेमिनल वेसाइकल के साथ दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट, देखो प्रोस्टेट कहां है, प्रोस्टेट डायग्राम ये रही, ठीक है, ये दिख रही है पूरी सिंगल एक प्रोस्टेट है, पूरी प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। अब प्रोस्टेट के ठीक नीचे ध्यान से देखोगे तो यहां बल्बो यूरेथ्रल, इट इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ये भी नजर आ रहे हैं, तो मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड भी नजर आ गए आपको। अब ध्यान से देखोगे डक्टस सिस्टम, टेस्टिस से चालू करते हैं, ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं, स्क्रोटम के ऊपर दिख रही है ना, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, इन्होंने दे रखा है एपिडाइमिस, नहीं दे रखा, कोई नहीं। अब इससे डक्ट निकल रही है ना, डक्ट को क्या बोलेंगे, इजैक्यूल, वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस एक लूप बनाती है, ध्यान रखना, ये वास डिफरेंस इसके साथ यूरिटर के संग एक लूप बनाती है, ये ऐसे लूप बनाती हुई ये ऐसे आती है, क्वेश्चन आया हुआ एक बार, वास डिफरेंस यूरेटर के संग लूप बनाती हुई तब सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है, इस कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो यूरेथ्रा में खुलती है, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट तो पेनिस दिख ही रहा है आपको, ठीक है, ये ऊपर टिप ऑफ पेनिस को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, और कवर करने वाली स्किन को फोरस्किन बोलते हैं, डायग्राम में बता दिया। ये पीछे वाला पार्ट है रेक्टम एनस, ये तो आप जानते हो। तो इस डायग्राम की हर चीज कवर्ड हो जाती है, अगर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। ऐसी फ्रंट डायग्राम, ये थ्योरी तो मैं कल कराऊंगा, ठीक बची हुई है फ्रंट डायग्राम, ये फ्रंट डायग्राम आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो यहाँ पूरा पेनिस समझ में आ रहा है, फोरस्किन समझ में आ रही है, ग्लैंस पेनिस समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। टेस्टिस क्लियर कट है, टेस्टिस से ये निकल रही है। अब यहां देखो,
टेस्टिस के ऊपर क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडाइमिस। कहां होता है, पोस्टीरियर वाला, नीचे वाला एंटीरियर होगा, वो पोस्टीरियर होगा, ठीक है। इससे डक्ट निकलेंगे अंदर से, अंडर डक्ट दिख रहे हैं, ये अंदर डक्ट दिख रहे हैं, इनको वासा इफ्रेंसिया बोलेंगे। इनके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होगा, इसको रटी टेस्टिस बोलेंगे। अगले चैप्टर में डायग्रामेटिकली समझाऊंगा अंदर का बहुत डिटेल में। रटी टेस्टिस से वास डिफरेंस, इससे एपिडिडाइमिस, और यहां से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकल रहा है, वास डिफरेंस, ठीक है। रटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। जो अच्छा यहां कॉइल दिखा दी, ये आप देखो यहां कॉइल साफ साफ दिखा रहे हैं, ये कॉइलिंग हो रही है, ये कॉइलिंग हो रही है, ठीक है। कॉइल करता हुआ यूरेटर से कहां जुड़ रहा है, सेमिनल वेसाइकल के अंदर, जो किसके थ्रू, आप बोलोगे इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू। कहां खुल रही है, प्रोस्टेट के अंदर। प्रोस्टेट के नीचे क्या है, बल्बो यूरेथ्रल, ये ब्लैडर हो गया, ठीक है। और जो कहां खुल रहा है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कल पूरा टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम कराऊंगा मैं, वहां ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी हम साथ लेके चलेंगे, पर आज एनसीईआरटी का ये पार्ट डिटेल में हुआ नहीं है। एनसीईआरटी से मैंने यहां तक कराई है, टेस्टिस तक, ठीक है। अब आगे का पार्ट हमारा कल चलेगा, तो एनसीईआरटी हम साथ लेके चलेंगे इस तरीके से, और फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस साथ में लेके चलेंगे। इसमें मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। जरा बताओ मुझे फटाफट, क्वेश्चन आपके सामने, एक पोल जनरेट करते हैं, देखते हैं पोल जनरेट होता है क्या। देखो पोल आपके सामने आता है, पोल जनरेट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, पोल जनरेट हुआ या नहीं। यस, यस सर, यस सर, ठीक है। जरा बताओ कौन सा इसका ऑप्शन आएगा, फटाफट बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा। ओके, मैक्सिमम बच्चों ने 83% बच्चों ने ए लगाया है, 35% बच्चों ने बी लगाया है, 26% बच्चों ने सी लगाया है। यार ए कैसे लगाया है, ठीक है, गलती कैसे कर दी। सिर्फ 35% बच्चे हैं जिन्होंने वाकई में सही रिस्पॉन्स दिया, ओनली 36, ऐसा कैसे, ठीक है, समझ रहे हो। मैक्सिमम बच्चे बी लगा रहे हैं, ठीक है, बी बिल्कुल सही है, जो बी लगा रहा है ना बिल्कुल सही लगा रहा है। अब देखो ऐसे समझो, ठीक है भाई, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पूछे हैं, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, DAEG। अब डी देखो, डी कहां है, डी क्या है, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, ये वास्ट डिफरेंस दिख रही है, ये तो ठीक है, डी वाला पार्ट सही है। अब ये देखो ए ये यूरिटर है, ये तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है ही नहीं, यूरिटर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में आता ही नहीं है, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया ये वाला तो। अब देखो एसेसरी ग्लैंड, BFH, बी देखो, बी कहां है, बी क्या आ गया, सेमिनल वेसिकल, एसेसरी ग्लैंड है। एफ देखो, एफ प्रोस्टेट, एसेसरी ग्लैंड है। एच देखो, एच बल्बो यूरेथ्रल, यस, तीनों मैच कर गए ना, तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। देखो जे क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जे तो पेनिस है, तो पेनिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर आई और सी, आई तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, पर सी क्या एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, ये तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की एनालिसिस जरूर करोगे, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखूं क्या तुम पोल जनरेट कर रहा हूं मैं, पोल जनरेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हो आप। पोल जनरेट कर दिया है मैंने, पोल जनरेट हो चुका है, फटाफट रिस्पॉन्स दो, फटाफट रिस्पॉन्स दो, क्या आएगा इसका, फटाफट रिस्पॉन्स दो, क्या आएगा इसका। पोल जनरेट कर दिया है मैंने, पोल जनरेट कर दिया है, रिस्पॉन्स दो, उसका क्या आएगा। सी, सी तो नहीं आएगा भाई, दिमाग लगाओ,
बी, बिल्कुल सही। ए, जो बच्चे ए लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। देखते हैं क्या एनालिसिस आई पोल की। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं यार जा रहे? 73% बच्चों ने सी लगाया है और 39% बच्चों ने ए लगाया है। कोई नहीं, कोई नहीं। लीडर वर्क, कोई बच्चा है तो तुम नकली आईडी रखते हो, ठीक है। अलास्ट और आर, इसने 18 सेकंड में रिस्पांस दिया है। नाम ही तुम्हारे कुछ गलत तुमने रख रखे हैं, ठीक है। नाम अपनी सही आईडी से रखो, ठीक है। एक बच्चा है जिसने 18 सेकंड के अंदर रिस्पांस दिया है, ठीक है। ए बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर लो। ए यूरिटर है, ए यूरिटर है। नहीं नहीं नहीं, ए यूरिटर नहीं है। सॉरी सॉरी, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए नहीं है। अब ध्यान से देखो, ए यूरिटर दिखा रखा है, ये तो वास्ट डिफरेंस है, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, ए नहीं है, बिल्कुल सही, सही मैक्सिमम बच्चों ने सही लगाया, बिल्कुल ठीक है। यू तो सेकंड, ए यूरिटर, ये भी गलत हो गया। ए वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस इन दोनों के अंदर है, तो दोनों सही हैं। आगे देखो, बी, बी ऑप्शन कहां दे रखा है? सेमिनल वेसाइकल, बी ऑप्शन सेमिनल वेसाइकल, बी ऑप्शन सेमिनल वेसाइकल बिल्कुल सही है। सी देखो, दोनों में सही है। सी से क्लियर हो जाएगा। सी, सी है यहां पर प्रोस्टेट, बिल्कुल सही। सी प्रोस्टेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 70, देखता हूं एक मिनट कितने बच्चे सही थे। 73 बच्चों ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समर, समर बच्चा है, समर बच्चे ने 18 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स दिया है, ओनली 18 सेकंड के अंदर, ठीक है। समर ने 18 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स दिया, बेहतरीन, बहुत सुपर, सुपर, कांग्रेचुलेशन बेटा, मजा आ गया, यही चाहिए था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, किसकी फॉर्म में ओपन करती है? जरा देखें एक बार क्या आप रिस्पॉन्स देते हो उसका। पोल जनरेट कर रहा हूं मैं, फटाफट, है ना। पोल आया होगा, पोल में टाइम तो लग जाता है थोड़ा सा, कोई नहीं, इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दो, ए बी सी डी, रिस्पॉन्स दो। मैं बताना चाह रहा हूं यहां से वास्ट डिफरेंस आई, यहां से सेमिनल वेसाइकल हुई, इन दोनों के मिलने से कॉमन डक्ट बनती है जो यूरेथ्रा में खुलती है। इस कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट, बिल्कुल सही। देखूं यार, सुपर सुपर सुपर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया, मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया, मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया। 1 सेकंड में रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग, कोई बच्चा है उसने नाम रख रखा है स्टार्ट लर्निंग, गोलू, गोलू ने भी 1 सेकंड में दिया है। करण, करण ने 2 सेकंड में दिया है। मिथिलेश ने 2 सेकंड में रिस्पॉन्स दिया है। तो स्टार्ट लर्निंग और गोलू, इन्होंने 1-1 सेकंड में रिस्पॉन्स दिया है। और मिथिलेश, अच्छा, समर ने भी 2 सेकंड में दिया है। बहुत बढ़िया, ये अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। सुपर 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 सुपर, यही रिस्पॉन्स चाहिए यार आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, बताओ क्या क्या चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होंगे, बताओ फटाफट तेजी से। ए बी, 1 2 3 4, रिस्पॉन्स दो, एबीसीडी में रिस्पॉन्स देना, ठीक है। पोल जनरेट कर रहा हूं मैं तेजी से। बस फटाफट तेजी से पोल के फॉर्म में दो, जरा देखें क्या रिस्पॉन्स देते हो तुम। बहुत बढ़िया, सुपर, मैक्सिमम बच्चे एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स दिया। देख लेते हो रिस्पॉन्स क्या है आपका। मैक्सिमम बच्चों ने एक ही रिस्पॉन्स दिया है, फोर्थ ऑप्शन। मैक्सिमम बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन दिया है, सुपर, यही एक्सपेक्टेशन थी, यही एक्सपेक्टेशन थी, सुपर। देख लेते हैं व्यू पोल रिस्पॉन्स। ओम, इस बार ओम ने बाजी मारी, मतलब 1 सेकंड से भी कम में रिस्पॉन्स दिया है ओम ने, ठीक है। हाँ, जॉय, जॉय ने भी 1 सेकंड में दिया है, बिल्कुल। और स्टार्ट लर्निंग 1 सेकंड में दिया है।
स्टार्ट लर्निंग 1 सेकंड में दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। जॉय जीत 1 सेकंड में दिया है इसने, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर यार, सुपर, बहुत बढ़िया, सही रिस्पॉन्स है, सही रिस्पॉन्स है, एकदम सही। आगे, इन मेल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन विच रीजन, किस रीजन में लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। पोल जनरेट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई नहीं, इसको हटाते हैं। एपिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जरा दो, कहां आएगा, क्या आएगा इसका, फटाफट बताओ, कुछ बच्चों का नाम तो पता चल ही जाएगा इससे।